जय हिंद दोस्तों। मैं विमल सिंह पटेल आपको अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट क्लासेस में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि बच्चों जीएस सेशन में हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में एक क्लास हम लोग ले चुके हैं। तो उसमें बच्चों हम लोग देखे तो मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार किस भाग में है, किस देश से लिया गया है, और उसके बाद फिर कितने कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक, तो बच्चों आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार में हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि आज अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, एक एक अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं आर्टिकल 12। ठीक, अनुच्छेद 12 बच्चों जैसे सब लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 12 में है क्या। तो अनुच्छेद 12 बच्चों कुछ नहीं है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा होती क्या है बच्चों? सबसे बड़ी बात ये होती है राज्य परिभाषा। इसमें क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। ठीक बच्चों, अब राज्य परिभाषा का मतलब क्या है? यानी कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जिससे भारत सरकार हो गई, संसद हो गई, राज्य सरकार हो गई, राज्य विधानमंडल हो गया, ठीक, उसके बाद स्थानीय निकाय हो गए, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक बच्चों, कौन कौन से बच्चों? जैसे भारत सरकार हो गई, इसमें भारत सरकार, संसद, और उसके बाद फिर राज्य विधानमंडल, राज्य विधान सभा, इसी तरह फिर आपका आ जाएगा राज्य विधान, और उसके बाद फिर स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, और उसके बाद फिर अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकार। ठीक, बच्चों इसमें और चीज़ें हैं जो राज्य सरकार के अधीन आती हैं, केंद्र सरकार के अधीन बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, वो सब इसी के राज्य के अंदर दिया गया है। बच्चों यहाँ स्थानीय निकाय बोर्ड हो गया। ठीक, स्थानीय निकाय का मतलब ये होता है, इससे आपका नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत हो गया। ये सब बच्चों जो है अपने किसके अंतर्गत आएंगे? ग्राम पंचायत हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्थानीय निकाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आप भारत सरकार समझ ही रहे हैं, संसद समझ ही रहे हैं, राज्य विधानसभा समझ ही रहे हैं। ठीक, ठीक बच्चों, हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है बच्चों। बच्चों अगर जितने भी चीजें हैं ये, ठीक, जितने भी चीजें हैं ये सब मतलब भारत सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, अन्य प्राधिकार, अगर ये आपके मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप इनके खिलाफ जो है आप चाहे हाई कोर्ट में आप अपील दायर कर सकते हैं, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट दायर कर सकते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक बच्चों, और उल्लंघन होता है तो इसका संरक्षण किसके पास हो जाता है? उच्च न्यायालय, सुप्रीम, वो हाई कोर्ट है ना। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 बच्चों, इसमें अनुच्छेद 13 में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें बताया है मौलिक अधिकार की प्राकृतिक एवं स्वरूप का बताया गया है। क्या बताया गया अनुच्छेद 13 में? मौलिक अधिकार के
प्रकृति एवं स्वरूप का विश्लेषण इसमें है। अनुच्छेद 13 क्या है? मौलिक अधिकार के प्राकृतिक एवं स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। तो इसका मतलब बच्चों जो है अनुच्छेद जो 13 है इसमें कई पार्ट डिवाइड किए गए हैं। जो इससे निकलता है प्राकृतिक एवं स्वरूप से, क्या है प्राकृतिक एवं स्वरूप है क्या? ठीक, संविधान का प्राकृतिक मौलिक अधिकार का प्राकृतिक एवं स्वरूप है क्या? तो इसके अंतर्गत 3 चीजें बताई गई हैं। ठीक, इसके अंतर्गत 3 चीजें बताई गई। एक अनुच्छेद 13(1) बताया गया है। ठीक, एक अनुच्छेद 13(2) बताया गया है। एक अनुच्छेद 13(3) बताया गया है। बच्चों पहले हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 13(1) है क्या। ठीक, अनुच्छेद 13(1) बच्चों वो है कि संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व जितनी भी राज्य सरकार की विधि हैं, मतलब जो कानून हैं, वो अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं तो वो उल्लंघन या अतिक्रमण की मात्रता शून्य रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा? अगर मेरा जो संविधान लागू हुआ है, कब लागू हुआ है? 26 नवंबर 1950 को मेरा 26 जनवरी 1950 को मेरा संपूर्ण संविधान लागू हुआ है। जो मेरा कुछ पार्ट कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1949 के बाद उसके पहले जितने नियम कानून थे, ठीक, जितने भी राज्य सरकार की विधियां थी, अगर वो विधियां जो हैं हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं तो वो जो है शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब शून्य घोषित मतलब क्या है? उसको निरस्त कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये किसमें है? आर्टिकल 13(1) में। ठीक, और उसके बाद फिर आर्टिकल 13(2) में क्या बताया गया है बच्चों? इसमें ये बताया गया है हमारा संविधान बनने के बाद, ठीक, हमारा संविधान बनने के बाद जो हमारे राज्य है, जो हमारी सरकारें होंगी, कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा विधि नहीं बनाएंगी जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। अगर वो उल्लंघन करता है तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य रहेंगे, यानी कि निरस्त हो जाएंगी। तो और बच्चों मौलिक अधिकार 3 में क्या बताया गया है? 13(3) में इसमें बच्चों कुछ नहीं बताया गया। इसमें यही बताया गया है कि जो राज्य सरकार है उसके जितने भी नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, उप नियम बनेंगे, जो सरकार अध्यादेश लाती है और किसी देश से समझौता करती है, कोई करार करती है, अगर वो करार या समझौता या जो उसके नियम या उपनियम होते हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकार का वो हनन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो वो भी शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक बच्चों, ये किसके अंतर्गत है? 3 के अंतर्गत आता है। तो और इसके बाद फिर और जो अगर हमारे मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो यही जो हमारा आर्टिकल 33 होता है, यही उसका संरक्षण बन जाता है। इसी के तहत जो हमारा उच्च न्यायालय होता है, इसी के तहत 13(3) के तहत जो होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। ठीक बच्चों, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसी बच्चों और बातें कही गई है। इसी के तहत जो मेरा प्राकृतिक एवं स्वरूप है, इसी 3 चीजें निकलती हैं, 3 पॉइंट निकलती हैं। एक निकलता है पृथक्करण का सिद्धांत है। क्या निकलता है बच्चों? एक निकलता है पृथक्करण का सिद्धांत है। पृथक्करण का सिद्धांत। और दूसरा निकलता है बच्चों आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। तीसरा बच्चों निकलता है इसी से अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत। बच्चों इसको एक एक हम लोग समझते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पृथक्करण का सिद्धांत।
बच्चों जो पृथककरण का सिद्धांत ये होता है, कोई ऐसा कानून है, मतलब सरकार, मतलब कोई सरकार ऐसे कानून बनाती है या पूर्व कोई ऐसा कानून बना है, कोई ऐसी विधि बनी है जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक। तो उस कानून में जितने भी मतलब उसमें पॉइंटें बने हैं, अगर उसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, उस पॉइंट को हम हटा देते हैं, ठीक। अगर उस पॉइंट को अगर हटा देते हैं तो अगर हमारे मौलिक अधिकार का उसके बाद उस कानून से या उस विधि से उल्लंघन नहीं होता है तो वो कानून जो है अस्तित्व में बना रहेगा। अगर उस पॉइंट को हटाने से उस विधि का कोई महत्व नहीं रह जाता है तो वो पूरा कानून ही पूरी तरह से शून्य घोषित कर दिया जाएगा। शून्य घोषित मतलब क्या है, निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक। ये किसका सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत है, ठीक। और उसके बाद जो हमारे बच्चों आच्छादन का सिद्धांत है। आच्छादन सिद्धांत ये होता है बच्चों, अगर कोई कानून है, ठीक, वो बन गया है, ठीक, तो उसके बाद अगर उसमें कोई पॉइंट है, कोई ऐसा धारा है जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ठीक, तो उसमें ये होगा जो पॉइंट है उसी में अगर संशोधन कर दिया जाए, क्या कर दिया, इसमें हटाना नहीं है, अगर उसी में संशोधन करके उसको फिर उसी पर रख दिया जाएगा, ठीक, तो उससे हम कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, या इसी कहा जाता है चंद्र ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। कभी बार एग्जाम पूछता है चंद्र ग्रहण का सिद्धांत किस आर्टिकल को कहा जाता है, आर्टिकल 13 को कहा जाता है, ठीक बच्चों। फिर आ जाता है मेरा अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग के क्या सिद्धांत बच्चों, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है, अपने मौलिक अधिकार को वो जो है स्वयं जो है परित्याग कर सकता है, ठीक बच्चों। अगर यहाँ तक बच्चों समझ गए होंगे तो हम अगले आर्टिकल चलते हैं बच्चों। अगला आर्टिकल मेरा है जो मेरा मेन मौलिक अधिकार शुरू होता है, उस पर हम चलते हैं, ठीक। मेरा मुख्य कितने मौलिक अधिकार बच्चों, 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकारों में हम पहला मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। जो मेरा पहला है वो कौन सा है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार बच्चों कितने से आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में समानता का अधिकार वर्णन किया गया है। तो बच्चों इसमें हम एक एक आर्टिकल देखेंगे। तो पहले इसमें आर्टिकल देखते हैं, कौन सा, आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 देखते हैं। इसमें बच्चों ये कहा गया है आर्टिकल 14 में, इसमें बच्चों ये कहा गया भारतीय राज्य क्षेत्र में, यानी जो भारत का राज्य क्षेत्र है, जितना भी उसका क्षेत्र लगता है, उसके भौगोलिक सीमा के भीतर जो है राज्य है यानी जो सरकार होती है वो किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और उसके समान संरक्षण से उसको वंचित नहीं करेगी। किसके इससे 2 पॉइंट निकलता है बच्चों, आर्टिकल 14 से 2 पॉइंट निकलता है। एक पॉइंट निकलता है बच्चों मेरा विधि के समक्ष समता, क्या निकलता है, विधि के समक्ष समता, ठीक बच्चों। और जो इसमें दूसरा पॉइंट बच्चों निकलता है, दूसरा पॉइंट ये लिखता है विधियों के समान संरक्षण, क्या निकलता है, विधियों के समान संरक्षण, ठीक बच्चों। तो बच्चों विधि के समक्ष समता क्या होती है, पहले इसको हम समझते हैं, विधि के समक्ष समता क्या होती है। तो बच्चों विधि के समक्ष जो समता होती है, इसे कहाँ से लिया, किस संविधान से लिया गया है, इसे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बच्चों, इसे जो विधि के समक्ष समता, इसे कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है। इसके अंतर्गत है क्या, जिसके अंतर्गत है क्या, इसमें 4-5 पॉइंट हैं बच्चों, उस पॉइंट को हम समझते हैं, ठीक। इसमें बच्चों ये है देश में किसका शासन रहेगा, विधि का शासन है, यानी देश में किसका शासन रहेगा, कानून का शासन रहेगा, पहला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट बच्चों ये होता है देश में सभी व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मूल वंश किसी भी स्थान पर, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जो मेरा
विधि रहेगा, जो मेरा कानून रहेगा, सबके समक्ष समान रहेगा। ठीक बच्चों। और इसमें दूसरी बात हो गई। तीसरी बात बच्चों ये होता है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर क्यों न, चाहे वो जितने ही बड़े प्रशासनिक पोस्ट पे हो या राजनीतिक पद पे हो, कितने ही बड़े पद पे क्यों ना हो, वो जो है उन सबसे ऊपर जो है मेरा जो विधि होगा, सबसे ऊपर किसका शासन रहेगा? कानून का शासन रहेगा। ठीक बच्चों। ये तो किसके समान हो गई? विधि के समक्ष समता की बात हो गई। अब आते हैं इस पे, विधियों के समान संरक्षण क्या होता है बच्चों, इसको हम समझते हैं। विधियों के समान संरक्षण बच्चों मतलब ये होता है इसमें, यानी कि समानों में समान। इसका मतलब क्या होता है? समानों में समान। यदि आप कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई समान अपराध करता है, चाहे किसी भी जाति धर्म मूल वंश का हो या किसी भी कितने बड़े ऊंचे पद पर क्यों ना हो, जो मेरा नियम कानून बनेगा वो सबके लिए समान बनेगा। ठीक बच्चों। यहाँ तक बच्चों समझ गए तो हम लोग पढ़ते हैं अगला आर्टिकल, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 ठीक बच्चों। आर्टिकल 15 मेरा है क्या? इसमें क्या है? सामाजिक समानता है। क्या है आर्टिकल 15 में? सामाजिक समानता। सामाजिक समानता मतलब होता है क्या बच्चों, इसको हम समझते हैं। इसमें बच्चों कई पार्ट आते हैं, जैसे आर्टिकल 15 एक आएगा, आर्टिकल 15 दो आएगा, आर्टिकल 15 3 आएगा, आर्टिकल 15 4 आएगा, आर्टिकल 16 आर्टिकल 15 5 आएगा। ठीक बच्चों। हम लोग बच्चों डिटेल इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग को अगर किसी को अगर पीसीएस भी देना हो तो उसको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इसको बढ़िया समझ लेते हैं मेरे वीडियो को तो आपको कोई परेशानी नहीं आती है। भाई कंपटीशन बहुत टफ हो गया, ऊपर ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको घुस के पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक बच्चों। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15 एक है क्या। आर्टिकल 15 एक है, 15 दो है, 15 तीन है। आर्टिकल 15 एक बच्चों यही है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, जो भारत जितनी भौगोलिक सीमा क्षेत्र भीतर है, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक बच्चों। आर्टिकल 15 एक यही कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये किसमें है? आर्टिकल 15 एक में है। ठीक। आर्टिकल 15 दो बच्चों क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि उसमें क्या था? राज्य था। इसमें क्या है? एक नागरिक 15 दो में ये है, एक नागरिक दूसरे नागरिक से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर या किसी और अन्य आधार पर, जैसे बड़े बड़े होटल हैं, स्नान घाट हैं, बड़े बड़े सामूहिक समारोह हैं, उसके बाद फिर तालाब हैं, सड़क हैं या भोजनालय हैं, इन सब के किसी आधार पर एक नागरिक दूसरे नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक बच्चों। इसको समझ गए हो? अब देखो आर्टिकल 15(3) में क्या है बच्चों? आर्टिकल 15(3) बच्चों ये होता है कि यहाँ तो कहा गया है कि
इन दोनों कहा गया है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति से जाति धर्म मूल वंश से इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, तो आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि जो राज्य है, यानी जो सरकार है, जो राज्य हैं, वो स्त्रियों और बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं दे सकता है। बच्चों, हम लोग को मैं बता दूं, जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, वो इसी आर्टिकल के तहत मिला है। किसका आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 15(3) के तहत मिला गया है। ठीक, आपसे पूछता है एग्जाम, महिलाओं को दिया गया आरक्षण या विशेष सुविधाएं किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? आर्टिकल 15(3) के तहत दिया गया है। तो बच्चों इसमें देखते हैं आर्टिकल 15(4) में क्या है। आर्टिकल 15(4) में बच्चों ये है कि राज्य जो है सामाजिक, ध्यान सुनना बच्चों, राज्य जो है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से, राज्य जो है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। वर्तमान बच्चों जो ओबीसी और ST/SC वालों को आरक्षण दिया गया है, वर्तमान में ओबीसी और ST/SC वालों को जो आरक्षण दिया गया है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? आर्टिकल 15(4) के तहत दिया गया है। तो बच्चों इसी में एक मामला आया था, जो हमारा भारतीय संविधान प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 जो हुआ था, तो ये मामला हुआ था मद्रास में ये हुआ था। वो जो मामला बच्चों था इसमें, वो मामला ये था, एक बहुत प्रसिद्ध वहाँ के नेता थे चंपाकम, क्या नाम था बच्चों उनका? चंपाकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य। किस कब आया था ये? 1951 में। तो बच्चों इसमें ये कहा गया था जो हमारे मेडिकल कॉलेज था मद्रास स्टेट का, उसमें जो है ओबीसी वालों को आरक्षण दिया गया था। ठीक, जब उसमें ओबीसी वालों को आरक्षण दिया गया था, तो अभी तक हम पढ़े थे कि भाई इसमें आर्टिकल 14 पढ़े थे भाई कि सभी के लिए एक ही कानून बनेगा, लेकिन इसमें तो आरक्षण दिया जा रहा है। तो इसको लागू करने के लिए 1951 जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इसी को लागू करने के लिए, इसी आरक्षण को लागू करने के लिए आर्टिकल 15(4) को इसमें जोड़ा था। ठीक बच्चों, फिर आर्टिकल 15(5) क्या कहता है? आर्टिकल 15(5) ये कहता है कि राज्य विधानमंडल जो होती है, वो कानून बनाकर जो गैर सरकारी, जो राज्य विधानमंडल जो है गैर सरकारी जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उसमें ओबीसी और ST/SC वालों को कुछ सीटों पर उसमें प्रवेश दिला सकता है। एक किसके तहत दिया गया है? आर्टिकल 15(5) के तहत दिया गया है। ठीक बच्चों, यहाँ तक समझ गए बच्चों। हम चलते हैं आर्टिकल अगले तक के। बच्चों आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो कुछ लंबा हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी क्लास समझ आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और बच्चों कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।